to all of you. Myself Sikha Dubey. I'll teach you both zoology and botany, the complete biology. मैं आप लोगों को नीट के सारे चैप्टर्स बताऊंगी बायोलॉजी में, और उसके बाद हर चैप्टर के एंड में I'll डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं. ठीक है, हमारी पूरी टीम है जो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से फॉर नीट एंड जेई आपको प्रिपरेशन कराएंगे. जो हमारे फिज़िक्स का फैकल्टी है ही इज़ फ्रॉम IIT रुड़की, और जो केमिस्ट्री की फैकल्टी है वो भी IIT रुड़की से ही पास आउट है. और मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने JNU CEE एंट्रेंस ऑल इंडिया रैंक 17 से क्लियर करके और अपनी एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में कंप्लीट की है. बीटेक एंड एमटेक बोथ इन बायोटेक्नोलॉजी मैंने कंप्लीट किया है. तो हम क्या करेंगे, आपको फर्स्ट चैप्टर से फ्रॉम क्लास 11th हम पढ़ाते रहेंगे, और पढ़ाने के साथ साथ हम आपके सारे नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आप जो भी क्वेश्चंस आए नीट में आप उसे स्किप ना कर सको. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11th, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, तो उसमें का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. लिविंग वर्ल्ड, लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, उसमें ग्रोथ कैसे होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. उनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उन सब के पॉइंट बाय पॉइंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो आज की चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड. तो हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होती है? ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर नेचर होता है, एंड कॉन्शियसनेस होता है. ठीक है, तो ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी को हम आपको डिस्कस करेंगे आज, ताकि आप कोई भी क्वेश्चंस अगर नीट में आए फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड आप स्किप ना कर जाएं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ. तो ग्रोथ क्या होता है? बेसिकली ग्रोथ वेरी इजी, बहुत आसान है, हर किसी को पता है. ग्रोथ एक कॉमन वर्ड है, लेकिन कैसे होता है, क्यों, कैसे होता है वो? ग्रोथ में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज होता है, प्लस उसका साइज इंक्रीज होता है. जब एक बेबी बॉर्न होता है, इतना छोटा बेबी होता है, फिर वो कैसे बड़ा हो जाता है? देयर माइट बी सम क्वेश्चन, मतलब रीज़न क्यों बड़ा हो गया. तो उसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, उसमें सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, है कि नहीं? तब वो उसका क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है. कैसे होता है सेल इंक्रीज? सेल डिवीजन के थ्रू. ठीक है, तो ये है बेसिक थिंग अबाउट ग्रोथ. उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होता है. एनिमल्स में कैसे ग्रोथ होता है और प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होता है. एनिमल्स में क्या होता है, जब जैसे कि हम एनिमल्स में बिलोंग करते हैं, वी ह्यूमंस, सारे एनिमल्स का जो ग्रोथ होता है एक ग्रोथ तक जाके वो स्टॉप हो जाता है. ठीक है, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ वो इट्स इनडेफिनिट, मतलब वो होता ही रहता है, होता ही रहता है. कभी आपने देखा होगा कि एक ह्यूमंस है वो 6 फीट 8 फीट 10 फीट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है अकॉर्डिंग टू एज. नहीं, एक टाइम तक जाके ह्यूमंस की जो ग्रोथ होती है वो स्टेगनेंट हो जाती है. ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं उनका तो आपने देखा होगा, पेड़ वृक्ष कितने बड़े हो जाते हैं, ब्रांचेस पे ब्रांचेस, ब्रांचेस पे ब्रांचेस, बहुत साल तक जो पेड़, जैसे कि हर प्लांट्स की एक सर्वाइबिलिटी होती है कि वो कितने एज तक या कितने टाइम तक वो सर्वाइव करेंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है ना, तो प्लांट्स जो है वो ग्रोथ होते ही रहता है उनमें, कीप ऑन ग्रोइंग. ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए. तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें जो ग्रोथ होता है, और उनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सेम होता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बताते हैं क्यों. क्योंकि देखिए, जब बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, इन बैक्टीरिया में क्या होता है कि जब बैक्टीरियल सेल जो है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरा होता है, उनका बहुत सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेसिकली वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही फॉलो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि उनमें फ्यूजन ऑफ गेमेट्स नहीं होता है इन बैक्टीरिया. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सेम होती है. उनका ग्रोथ होने का ग्रोथ हुआ मतलब रिप्रोड्यूस हुए, मतलब एक बैक्टीरिया से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ. एवरी 12 आवर्स में बैक्टीरिया जो है बहुत फास्ट रेप्लिकेट होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर सेम इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, अब हम ग्रोथ के बारे में बात किए. ग्रोथ में और कुछ है जानने को, जो कि अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात किए कि लिविंग में कैसे ग्रोथ होता है.
अब बात करेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होता है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट, हाउ इट हैपन्स, द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस ड्यू टू सेल डिविजन. So now let's discuss about growth in non-living objects. What happen in non-living objects? Like non-living objects, they also grow, but how they grow? The question is that how they grow, मतलब वो कैसे grow होते हैं, question यहाँ arise होता है. See, if you see a stone like 50 years back or 100 years back, that stone was so small, and after that there might be sometimes that stone will become so big and large, है कि नहीं? तो बड़ा हो जाता है. तो वो रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? व्हाट हैपन्स दैट देयर इज़ अ डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस अपॉन द दैट स्टोन सरफेस. स्टोन के बाहरी सरफेस में क्या होता है? डिपॉजिट होता है जितने केमिकल्स है या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. तो व्हाट वी कैन से इज दैट इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ हैपन्स फ्रॉम आउटसाइड, दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. ठीक है. If the growth happens inside of the body organisms, that is intrinsic growth. See, in case of living organisms, growth was from inside, so that is intrinsic growth. But for non-living objects, the growth was from outside, that is extrinsic growth. See, I have shown you in diagram. This is any like mountains or example, anything can be. So there will be deposits of organic substances or fine organic substances. So what happens is that, so your question might come, see, growth is not the defining feature of all living organisms. I have explained you everything about growth. Growth is not the defining feature, but if question might come in your exam, then you can say is intrinsic growth is the defining feature of all living organisms. How? Because see, extrinsic growth is happens in case of non-living objects also. Then how we can differentiate between living and non-living objects, right? So if question comes in an exam that growth is the defining feature of all living organisms, you will say no, growth is not, but intrinsic growth, the inside growth, that is the defining feature of all living organisms. So that was all about the growth in living organisms. Next we'll talk about the reproduction. So let's talk about reproduction now. So let's talk about reproduction. Growth is completed. Now let's talk about reproduction. So reproduction is two types. One is asexual reproduction, then sexual reproduction. So in asexual reproduction, there are 5 processes in which the organisms used to reproduce, right? So first is binary fission. Binary fission, what happens there is that here it from one organisms it will generate into other organism, like in amoeba, in bacteria. एक बैक्टीरिया से दूसरा हो गया, दूसरा से तीसरा, चौथा, ऐसे करके they used to divide. See, what happens here is that asexual reproduction में क्या होता है? Fusion of gametes नहीं होता है, but still organisms reproduce करते हैं. Fusion of gametes, it won't happen in asexual reproduction, but what happens is that organism is reproducing by other means like binary fission, budding, fragmentation, regeneration, vegetative propagation, right? तो binary fission में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ठीक है. इसके एग्जाम्पल क्या है? एमीबा है, बैक्टीरिया है, ठीक है. ये हो गया बाइनरी फिशन. दिस हैपन्स इन केस ऑफ बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन. सो नेक्स्ट इज बडिंग. व्हाट हैपन्स इन बडिंग इज दैट, you just remember the example, budding example, yeast and hydra. In budding it happens that from like that body, from the organisms, like in example I can show you in hydra. Suppose this is hydra, example, suppose this is hydra, and baby in their body itself small outgrowth is there, and that will leads to a baby hydra. Fine. There is outgrowth in case of body of hydra, and that outgrowth will lead you the baby hydra. So that happens in case of budding. बड जैसा फॉर्म हो जाता है. बड जैसे कली आप देखो ना, फूल की कली जैसे रोज़ की कली होती है, उसी तरह ये बड फॉर्म होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? नाम ही बता रहा है. फ्रेगमेंट मतलब जैसे कि इन दोनों से ऑर्गेनिज्म चले आना, ठीक है. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि वो और
ब्रेक इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाते हैं और उनसे एक ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेगमेंटेशन। दिस आर ऑल द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दैट इज फ्रेगमेंटेशन इज डन। नाउ लेट्स गो टू रीजनरेशन। व्हाट हैपेंस इन रीजनरेशन इज दैट फ्रॉम द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म itself new individual, new organism is formed. See, in case of planaria, I have shown you this, just I have given you the rough diagram of planaria. See, in case of planaria, what happens is, this is the body of planaria. They have like segments, they have different segments. In case of planaria, the organism has different segment, and that each segment lead to 6 new planarians, right? So that from each segment it will give birth to 6 new planarians. See, in this type of reproduction there is no fusion of gametes, but still reproduction is being done, right? Next is vegetative propagation. You'll get to study in plant kingdom that morphology part or anatomy. We'll discuss in the plant kingdom the morphology of structures and all the chapters. We'll get their vegetative propagation. Fine. So what happens in vegetative propagation is that new organism is formed from where? Like, see, from stems, roots, then leaf, bulby, leaf to leaf, root to root, they are used to form ना. So जो फॉर्म होते हैं वो वेगेटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं उसको, हम पढ़ने वाले मॉर्फोलॉजी चैप्टर में इन प्लांट, इन केस ऑफ लाइक बॉटनी चैप्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया वेगेटेटिव प्रोपगेशन। वन अदर मोड इज देयर, दैट इज स्पोरुलेशन. व्हाट हैपेंस देयर इज दैट द ऑर्गेनिजम्स यूज्ड टू फॉर्म स्पोर. By forming spore only, they used to do their reproduction, their mode of reproduction. Fine. So example is in algae and fungi. You just remember this definition from neat point of view. What happened in syngamy is fusion of male and female gamete. That is, fusion of male and female gamete has to be done for having the sexual reproduction. अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है तब मेल एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन होना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट सिनगामी. द टर्मिनोलॉजी इज सिनगामी, ठीक है. And now question arises is that, see, like we have discussed about sexual reproduction में क्या होता है? I'll just tell you what happens in sexual reproduction. Sexual reproduction, what happens is that first gamete formation is done, right? First gamete formation, then gamete has to be transferred. Sexual reproduction. Fine. So what happens in sexual reproduction is that first gamete has to be formed. There is a formation of gamete, right? Both male and female gamete has to be formed. What happens is that male gamete is motile. Motile means they can move, they can swing, right? So they'll reach to the female gamete. Fine. Male gamete will reach to female gamete. So that is nothing but gamete will be transferred. Gamete transfer. The second point is, first is formation of gamete, both male gamete and female gamete, right? And next is gamete transfer. Gamete transfer is nothing but when male gamete will reach to the female gamete, that is gamete transfer. Third is when they will meet each other, both male gamete and female gamete. What is to be done? That is fertilization. Fertilization is done. Next is embryogenesis. So these are the 4 steps you have to remember in case of sexual reproduction. First is formation of gamete, both male gamete and female gamete. Second is both male gamete and female gamete. Second is gamete transfer. Third is fertilization. Fourth is embryogenesis. So in case of embryogenesis, that the formation of body, babies, everything like heart and all the organs used to be taken in the mother's womb, that is in uterus, right? So about embryogenesis, we'll go in details in the human reproduction. Fine. So that is all about sexual reproduction. And one more important question arises is that what happens, does the reproduction define the properties of all living organisms? So question may come from anywhere in NEET exam. So there should be a question arising right now.
See, growth is not the defining feature, only the intrinsic growth is the defining feature. Now let's talk about reproduction. See, reproduction happens in both, in asexual reproduction, sexual reproduction, but in asexual reproduction there is no fusion of gametes. There is no fusion of gametes between male and female gametes. So what we can say is that reproduction is not the defining feature of all living organisms. Why? Because see, everyone has that everyone is reproducing, all the individuals is reproducing, but for the reproduction to happen there is not necessary that fusion of gametes. देखिए asexual reproduction में क्या हुआ था कि सारे मैंने बताए उनमें तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हुआ था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कंपेयर करके कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर. रिप्रोडक्शन इज नॉट द defining feature of all living organisms. Fine, done हो गया आप लोग का. तो अब हो गया हमारा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर. अब थर्ड पॉइंट को अच्छे से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. So reproduction is done. Now let's talk about metabolism. So metabolism, what is metabolism? All the biochemical reactions that happens in a cell, that is metabolism. जितने भी metabolic reaction हो रहे हैं हमारे बॉडी में, respiration, digestion, हर तरह के जो भी हो रहे हैं हमारे circulation, सब metabolism कहते हैं, ठीक है. तो metabolism कैसे होते हैं? Two different types of metabolism reaction होते हैं. The first is constructive reaction, second is destructive reaction. What is constructive? You know, you usually use the word construction. What is construction? What happens? We used to join smaller particles and will make big particle. जैसे कि अगर कोई रोडवेज का काम हो रहा है तो क्या होता है, इट्टी, बाली, ईटा सब कुछ मिला के एक रास्ता बनता है. तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव, छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के हम बड़े पार्टिकल्स. सेम थिंग हैपेंस हियर. कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन में क्या होता है, छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द लार्जर पार्टिकल्स, ठीक है. एग्जाम्पल हमने बताया है यहाँ पे, दो रिएक्शन बताया है, अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड. टू अमीनो एसिड्स व्हेन जॉइन टुगेदर दे विल फॉर्म द प्रोटीन, एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल व्हेन ऐड दे विल बिकम फैट्स और लिपिड्स, ठीक है. Fats is a larger molecule, protein is a larger molecule, and these two molecules are smaller molecules. When they will combine together, they will form the larger molecules. ठीक है. So we talked about constructive reaction. So now let's discuss about the destructive reaction. See, we can say that catabolism reaction, nothing but catabolism reaction, and for constructive it is anabolism reaction. Fine. So what happens in catabolism reaction? Like larger particles will form the small particles, like they will break into small particles and they will form the smaller particles. That is nothing but constructive reaction, that is catabolism reaction. So now let's talk about what happens there. Complex particles will break into smaller particles. An example is protein is a larger particle. When it breaks down, it will form amino acid. And lipid is also a larger particles, like we have shown in the previous example. It will break into fatty acid and glycerol. Fine. So the question arises, does metabolism is a defining feature of all living organisms? Yes, because non-living organism doesn't reproduce. See, if metabolism has to be happen, cell has to be present. Metabolism happens always in a cell. So cell is the definitive property of all living organisms. So we can say that metabolism is the definitive property of all living organisms. Fine. तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म के बारे में. सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. सो अब बात करते हैं हम सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में. आप एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लास को करिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और अच्छे से हम सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को इलस्ट्रेट करेंगे, आपके साथ क्लियर करेंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन नीट में आए एकदम सुशटाक आप बहुत फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से, आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप उसको कर लें. तो आप इस वीडियोस को अच्छे से समझें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. लिविंग वर्ल्ड को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने, ठीक है. तो देखिए हम बात करते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में. सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? सेलुलर मतलब क्या हुआ? सेल
सेलुलर स्ट्रक्चर का बेस इजीली पकड़ लो, सेलुलर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दिस इज नथिंग बट सेल। तो क्या होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपको भी पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि देखिए बगैर सेल जितने भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, that all happens in a cell, whether it be unicellular organisms or multicellular organisms, cell has to be there. Without cell a living organism doesn't survive. So cell is the fundamental and structural and functional unit of life. You all know that from very beginning class 7 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं, cell is the basic structural function unit of life, right? So here we know that, see, for any reaction to happen or for any living organisms to survive, cell has to be there. Fine, whether it be unicellular organisms or multicellular organisms, cell has to be there. So basic is that. So now question arises that whether cellular structure, whether it is the definitive feature of all living organisms? Yes, obviously yes, because see, an organism cannot survive without cell. So cell has to be there, right? So what we can say is that cell is the cellular structure is the definitive feature of all living organism. ठीक है, तो cellular structure हो गया, 4 points we have covered. अब जल्दी जल्दी आराम से हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंसियसनेस के बारे में। सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, अब बात करते हैं कंसियसनेस। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कंसियसनेस? Consciousness is nothing but to sense the environment and respond to it. See, plants and animals both used to sense the external stimuli and used to respond to it. Like in case of, you have seen the touch me not plant, like say this is the plant example. If you touch it, टच करो तो वो जो प्लांट्स है वो ऐसे सिकुड़ जाता है, वो बंद हो जाता है। ह्यूमंस के केस में देखो, अचानक से अगर आपका फिंगर में निडल चिप जाता है, ऐसे चिपता है, तो अचानक से आप हटा लेते हो ना, तो वो जो होता है ना, वो ब्रेन, जो ह्यूमन ब्रेन बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करता है। ह्यूमंस जो ऐसे एनिमल्स है जो बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये प्लांट्स एनिमल्स सभी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस जो है डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब बात करते हैं, कॉन्शियसनेस तक पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। उसमें नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिकल एज, स्पीसीज, कंसेप्ट, सब बायोडाइवर्सिटीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द बायोडाइवर्सिटी। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, रूल्स फॉर नेमिंग नॉमेनक्लेचर, किसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, वो सब कुछ हम बात करने वाले इसमें, और टैक्सोनॉमिकल एज के बारे में हम बात करने वाले। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी। ये तो बहुत बेसिक नॉलेज मैंने आपको लिखा है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आज तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, और जो ये याद रखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थ्रोपोडा में जो है सबसे लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज रहते हैं। सबसे लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज कहाँ रहते हैं? आर्थ्रोपोडा में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्शियसनेस हो गया। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, so now let's discuss about taxonomy and systematics. What happens, what is definition of taxonomy and systematics? I have given you. It deals with the principle and procedures of characterization होता है, identification, classification and then nomenclature. These are the 4 steps that has to be followed in case of naming any organisms. ठीक है, rules for binomial nomenclature I am going to explain after this. Next is systematics. What happens in systematics is that it establishes the evolutionary relationship between the different taxa. Fine, and in case of taxonomy, it covers the whole taxonomy. But in case of like in systematics, that is a small taxon unit. One unit is called small taxon, that is systematics. In case of taxonomy, it is based on rules and principles, which I am going to explain you in the next part. Like in next part, I'll explain about the rules for naming binomial nomenclature. But in case of like in systematics, it is based on description of each level. Based on description of each level, एक लेवल पे डिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो ये है हमारे differences between taxonomy and systematics. And also remember that who has given the first term systematics? It was given by no one but Linnaeus. Linnaeus gave the term systematics. So now let's discuss about why there is a need for classification. Classification के लिए need क्यों ज़रूरत है वो बात करते हैं, and rules for naming binomial nomenclature. ठीक है, fine.
So let's discuss about need for classification. Why there is a need for classification? The 4 points to be noted. First is identification, second is nomenclature, third is classification, and fourth is, after this there is the helping for biodiversity. There we can help the biodiversity by naming the individuals, by studying their characteristic studies. तो पहले बात करते हैं, हमने इसको डिफरेंसेस में लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें. पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन, तीसरा है नोमेनक्लेचर. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से लिए गए हैं, बेसिकली इट्स ऑर्गेनिज्म दैट इज टेकन फ्रॉम पर्टिकुलर प्लेस. तो उसमें क्या होता है, उसकी बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि वो कहाँ से लिया गया है, उसके स्पेसीज क्या है, बॉटनिकल गार्डन से लिया गया है या कौन से प्लेस से लिया गया है. उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बॉटनी जो है ना डिपार्टमेंट, वहाँ जाके आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि वो प्लांट की कौन से स्पेसीज हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज और सब कैटेगरीज. ठीक है. जैसे कि बेस्ड ऑन सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है. थर्ड है, वो क्या करते हैं, वो हेल्प रिसीव करते हैं फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. जो क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर से हेल्प लेके हम क्लासिफाई करते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को या उस इंडिविजुअल को. और नोमेनक्लेचर क्या होता है, जो है ना डिफरेंट टैक्सन होता है. डिफरेंट टैक्सन से हम उस ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं और फिर उसको क्लासिफाई करते हैं या उसके नामकरण देते हैं. नोमेनक्लेचर इज नथिंग बट नामकरण. ठीक है. तो उसका कोई भी एक ऑर्गेनिज्म या कोई भी इंडिविजुअल का टू नेम होता है. एक कॉमन नेम होता है, दूसरा बायोलॉजिकल नेम. सी एग्जाम्पल आई हैव शोन यू. फर्स्ट इज पोटैटो. पोटैटो इज अ कॉमन नेम, लाइक एवरीवन यूज्ड टू इट. But if you are using it in biological name, like if you studying biology, there is a scientific name that is Solanum tuberosum. Say, if you are writing in a scientific name, the first letter should be in the like generic name. This is a generic name, and the second one is species name. Fine. The first letter should be in capital letter, and the second letter should be in small. Tuberosum, T should be small. That is the rules how to name for binomial nomenclature. Second I have given you brinjal. Second is the brinjal, Solanum melogenum. ठीक है. So that I have discussed about need for classification. So now let's discuss about types of taxonomy. Fine. So बात करते हैं types of taxonomy. कितने टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी होते हैं? क्लासिकल एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी. क्लासिकल टेक्सोनॉमी के सपोर्टर कौन थे? एरिस्टोटल, थियोफ्रास्टस. ये याद रखिएगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. किसने सबसे पहले क्लासिकल टेक्सोनॉमी को सपोर्ट किया था? नेक्स्ट इज मॉडर्न टेक्सोनॉमी के सपोर्टर कौन थे? जूलियन हक्सली. रिमेंबर दिस नेम. ओके. नेक्स्ट इज हु वाज द फादर ऑफ क्लासिकल टेक्सोनॉमी? ही वाज नो वन बट एरिस्टोटल. फाइन. द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कौन थे? कैरोलस लिनियस. ये तो हमेशा आता है एग्जाम में, इसको देख लेगा आप नीट में. ठीक है. अब क्लासिकल टेक्सोनॉमी किस बेस्ड ऑन विच कैरेक्टर्स? फाइन. इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सटर्नल, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, मॉर्फोलॉजी होता है और मॉर्फोलॉजिकल स्टडी होता है, लाइक रूट, स्टेम, लीफ. हम क्लासिकल टेक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं. मॉडर्न में क्या पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं इसमें. ठीक है. इस मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमी, और इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं. और इसमें जो है क्लासिकल में स्पेसीज स्टडी करते हैं, सिर्फ स्पेसीज के बारे में बात करते हैं. लेकिन मॉडर्न में क्या करते हैं? स्पेसीज, सब स्पेसीज, रेस, ट्राइब, सब के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है. बात कर लेते हैं हम अल्फा टेक्सोनॉमी. अल्फा टेक्सोनॉमी में क्या स्टडी होते हैं? टर्मिनोलॉजी याद रखिए. मॉर्फोलॉजिकल स्टडी होती है उसमें. एंड बीटा टेक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल बोथ. ठीक है. एंड ओमेगा में डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है. बोथ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की कॉम्बिनेशन के साथ ही स्टडी होती है. ठीक है. तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में हम देख लिए. अब हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में. ठीक है. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात करते हैं. सो अब बात करते हैं लाइक नोमेनक्लेचर, टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर. बाइनोमियल होता है और ट्राइनोमियल होता है. तो हु हैज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Binomial nomenclature who gave the term is Carolus Linnaeus, and in case of trinomial nomenclature, Huxley and Strickland. Fine. What happens in binomial nomenclature? We have two names. One is generic name and the other is species name. But in case of trinomial nomenclature, we have three subsets like generic name, species name, and subspecies. Like I have shown you the example of crow. So the scientific name of crow is Corvus plandus. Just remember one thing,
if you are writing in a scientific name, the first name should be in capital and the small should be in small, and the second one, that is the species name, should be in small letter. The starting should be in small letter. So what, just remember that Huxley and Strickland gave the trinimal nomenclature and Banimel gave Carolus Linnaeus. So what is the rules for naming Banimel nomenclature के rules क्या हैं? तो just remember these two terms, ICB and ICZN. This is the book International Code for Botanical Nomenclature. By following the rules and rules for naming ICBN एंड ICZN, ये दोनों को देखना होता है. इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है और ये इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल. इफ़ यू आर नेमिंग एनी प्लांट स्पेसिस, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. एंड इफ यू आर नेमिंग एनी animal species, then you have to go for this international code for zoological nomenclature. तो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन लैंग्वेज, हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही होता है. और द सेकेंड थिंग इज दैट साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक वर्ड में ही लिखा जाता है, नॉट इन एनी form. It has to be written in italic form. Fine. And every name should have two parts. I have shown you the example of Mangifera indica. The first is the generic part and the second is the species part. ठीक है. और ये याद रखिएगा कि कैरोलस लिनियस ने 2 किताब लिखी थी. एक है स्पेसिस प्लांटरम. That book is basically for botanical nomenclature. If you are going to name any plant species, you have to see this book. That is Species Plantarum. And the second is Systema Naturae in 1758. And that book, if you are going to name any like animals, then you have to see this book, Zoological Nomenclature. Fine. तो और ये सब हो गया. और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा. और लास्ट में जो ना, ये साइंटिस्ट का नाम है, लिनियस ने दिया था. मैंगीफेरा इंडिका इस मैंगो का साइंटिफिक नेम है. ठीक है. तो हमारा ये आज का लेक्चर हो गया. टैक्सोनॉमिकल जो एज है वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा टैक्सोनॉमिकल एज के बारे में. तो आज मैंने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड अच्छे से कंप्लीट कर दिया. आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को अच्छे से देखिए और सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करिए. अब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में. ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच.